वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 10 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो कल हमने किसी कारणों से डिस्कस नहीं कर पाया था, तो उसका भी आज ही करेंगे। तो आज हम लोग 9 और 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला आर्टिकल है एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसको 2017 की गई पिछली योजनाओं का एक नया संस्करण है और ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और विशेष अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इस कार्यक्रम में CSR फंडिंग के माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO आदि का सहयोग प्राप्त करता है, जो केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकसित करने और उनको बनाए रखने का इरादा रखते हैं। तो एडॉप्ट हेरिटेज योजना क्या है? तो ये संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इसे 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च किया गया था। इसके तहत सरकार संपूर्ण भारत में चयनित स्मारकों और विरासत व पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की फर्मों के साथ व्यक्तियों सहित संस्थाओं को आमंत्रित करती है। मतलब इसमें कोई निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी या कोई व्यक्ति और संस्था कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। परियोजनाओं का उद्देश्य संस्थानों को स्मारक मित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और इन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत पर्यटकों की सुविधाओं के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी लेना है। इसमें कारपोरेट क्षेत्र के स्थलों में रखरखाव के लिए कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और फंड का भी उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बदले में जो स्मारक मित्र को स्थल परिसर और अतुल्य भारत वेबसाइट पर सीमित दृश्यता मिलेगी। हमारा अगला आर्टिकल है रिवर सिटीज अलायंस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में रिवर सिटीज अलायंस उसकी ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मिसिसिपी नदी के तट पर उसके किनारे पर स्थित 124 शहरों और कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है। रिवर सिटीज अलायंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और यह दुनिया की पहली तरह का पहला गठबंधन है जो 2 मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालयों के सफल साझेदारी का प्रतीक है। इसका उद्देश्य शहरों की शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और उनकी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये गठबंधन भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला है। इस गठबंधन में कोई भी नदी शहर या किसी भी समय इसमें शामिल हो सकता है। इस गठबंधन की शुरुआत 30 शहरों अर्थात देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, बनारसी और कानपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, मथुरा, बिजनौर, अयोध्या, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, हावड़ा, जंगीपुर, हुगली, चिंसुरा, बहरामपुर, महेशतला, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर, विजयवाड़ा के साथ लॉन्च किया गया है। ये मतलब 3 व्यापक विषयों इसमें नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर यह केंद्रित है। इस गठबंधन का सचिवालय राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है ड्रेस सिंड्रोम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने डॉक्टरों और रोगियों के लिए एक दवा सुरक्षा चेतावनी जारी की है कि दर्दनाक दवाओं में फेमिनामिक एसिड के उपयोग से इस्नोफिलिया और सिस्टमिक लक्षण सिंड्रोम के साथ दवा प्रक्रियाओं उसमें दवा की जो प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो ये ड्रेस सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। ये दवाओं से होने वाले एक विकार की एलर्जी है जो विभिन्न प्रकार की दवाओं के जो उनकी प्रतिक्रिया होती है उसके रूप में हो सकती है। इसे कभी कभी डिस यानी ड्रग्स इंस्टीट्यूट हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह सिंड्रोम आपत्तिजनक दवा शुरू करने या उसके 2 से 8 सप्ताह के बीच विविध प्रकार के नैदानिक लक्षणों के कारण बनता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें आमतौर पर मरीज के शरीर में दाने, बुखार और इस्नोफिलिया के लक्षण होते हैं।
लेकिन यकृत और फेफड़ों या गुर्दों की भागीदारी सहित कई प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसमें आंत की भागीदारी यानी हेपेटाइटिस, न्यूमोनिटिस, मायोकार्डिस, पेरिकार्डिटिस और नेफ्रेटिस और कोलाइटिस भी है, जो इसमें सिंड्रोम में रुग्णता और मृत्यु दर का भी प्रमुख कारण बन सकता है। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो इसमें इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम प्रतिक्रिया में शामिल दवाओं को रोकना और सामान्यतः किसी अन्य उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। ये काफ़ी हद तक सहायक और रोग सूचक है। इसमें अक्सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी उपयोग किया जाता है और कभी कभी ये इम्यूनोप्रेसेंट्स जैसे साइक्लोस्पोरिन का भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बारे में देखते हैं। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे भारत सरकार का एक स्वास्थ्य संस्थान है। इसे देश में दवाओं के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। इसके कार्य देखते हैं। तो इसका मूल्य कार्य प्रचलित बीमारियों के उपचार के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए किया जाता है। ये भारतीय फार्माकोपिया के रूप में नए जोड़े और उनके मौजूदा जो मोनोग्राफ के अद्यतन के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। ये नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को भी बढ़ावा देता है। ये मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान में शुद्धता और ताकत के लिए मानक भी निर्धारित करता है। ये आईपी संदर्भ पदार्थ भी प्रदान करता है, जो परीक्षण के तहत वस्तु की पहचान और आईपी निर्धारित उसकी शुद्धता के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला आर्टिकल है वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक साझेदारी के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। मतलब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक साझेदारी, तो इसमें देखते हैं इसके बारे में। ये एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जो प्राथमिकताएं होती हैं उन पर अत्याधुनिक अनुसंधान, व्यवहारिक गतिविधियां, उनका समर्थन करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को बांटना है। इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। GPAI की सदस्यता उभरने और विकासशील देशों सहित सभी देशों के लिए ये खुली है। इसके सदस्य देश तो वर्तमान में यूरोपीय संघ सहित इसमें 28 सदस्य देश हैं। भारत GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD पेरिस में स्थित है। इसकी संरचना देखते हैं। तो इसमें एक परिषद और एक संचालन समिति है। इसके 2 विशेषज्ञ केंद्र हैं। विशेषज्ञता केंद्र मतलब 2 हैं इसके। इसमें मॉन्ट्रियल और पेरिस में है। एक केंद्र मतलब मॉन्ट्रियल में है और एक पेरिस में है। विशेषज्ञता के लिए केंद्र विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में GPAI के 4 कार्यों समूहों और उनके अनुसंधान और व्यवहारिक परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाते हैं। इसके कार्य समूह में प्रारंभ में 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब मुख्य रूप से ये 4 विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसमें क्या है कि जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे किसी व्यक्ति को हानि वगैरह ना पहुंचे। डेटा गवर्नेंस और कार्य का भविष्य कि भविष्य में उसके परिणाम क्या होंगे उसको देखते हुए कार्य किया जाएगा। और नवाचार और व्यवसायीकरण, इन 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है ये। हमारा अगला आर्टिकल है तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन के बारे में। तो ये तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर के बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर और सऊदी अरब ने तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर के आधिकारिक लॉन्च किया है। ये तेल और गैस के क्षेत्र के लिए एक समर्पित पहल है। इसका उद्देश्य जलवायु चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त प्रभाव उत्पन्न करना है। वर्तमान में इसके लिए वैश्विक तेल उत्पादन के 40% से अधिक के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार 50 कंपनियों ने प्रतिबद्धता दिखाई है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने ऐतिहासिक भागीदारी भी दिखाई है। इसमें कुल हस्ताक्षरकर्ताओं में 60% से अधिक हैं, जो इस क्षेत्र के भीतर डीकार्बोनाइजेशन की दशा में एक उल्लेखनीय बदलाव दर्शाता है। ये वैश्विक विकार्बनीकरण त्वरक का अभिन्न अंग है। वैश्विक विकार्बनीकरण त्वरक के बारे में देख लेते हैं। तो ये विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में पेश किया गया था।
ये 3 प्राथमिक स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है अपना। इसमें भविष्य की ऊर्जा प्रणाली का विस्तार करना, वर्तमान ऊर्जा को विकार्बनीकृत करना और मीथेन और अन्य CO2 ग्रीन हाउस गैसों को संबोधित करना इसमें शामिल है। इस रणनीति योजना का लक्ष्य ऊर्जा मांग और आपूर्ति दोनों को व्यापक एवं एक साथ परिवर्तन करना शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल है इबू ज्वालामुखी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक प्रांत में इबू ज्वालामुखी अभी हाल ही में फट गया है, जिसके कारण अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को और वहाँ जाने वाले पर्यटक होते हैं उनको क्षेत्र में इससे दूर रहने के लिए चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। तो कहा गया है ये पूर्वी इंडोनेशिया के मलुकू प्रांत में स्थित है, एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये इंडोनेशिया के सबसे अलग और सबसे कम पहुंच वाले ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1370 मीटर है। तो ये देखते हैं, ये इसको मैप में देख लेते हैं। देखो ये इधर चाइना, साउथ चाइना सी है, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों पे बसा है। तो यहाँ पे इस आइलैंड है, ये यहाँ पे इबू ज्वालामुखी इस आइलैंड पे फंसता है और ये इसमें दिखाया गया है, ये रेड कलर का स्पॉटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है इबू ज्वालामुखी। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होते हैं? तो स्ट्रेटो वोल्केनो एक ऊंचा, खड़ा और शंकु के आकार का ज्वालामुखी होता है। मतलब इस तरह से कुछ होता है ये ज्वालामुखी, इस तरह से शंकु के आकार का, इस शंकु के आकार जैसा दिखता है ऐसे। इसे फ्लैट सील्ड ज्वालामुखियों के विपरीत उनकी चोटियां ऊंची होती हैं और अपने चरम पर ये स्ट्रेटो वोल्केनो के आमतौर पर एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस गड्ढे में गड्ढा पानी या बर्फ से भरा हो सकता है। इस सापेक्ष निष्क्रियता की अवधि के दौरान इसमें ज्वालामुखी गुंबद भी हो सकता है। स्ट्रेटो वोल्केनो में पृथ्वी के जो ज्वालामुखियों का सबसे बड़ा प्रतिशत यानी 60% शामिल है और इसमें अधिकांश एंटीसाइड और डेसाइड के विस्फोट होते हैं। इसमें लावा जो बेसाल्ट की तुलना में ठंडा और अधिक चिपचिपा होता है। ये अधिक चिपचिपा लावा गैस के दबाव को उच्च स्तर तक मतलब बनाने और उनकी अनुमति देने के लिए इस पर ज्वालामुखियों के अक्सर विस्फोट का कारण होते हैं ये। और वे आमतौर पर आधे लावा और आधे पायरोक्लास्टिक सामग्री होते हैं और इन उत्पादों की परत उन्हें मिश्रित ज्वालामुखी का दूसरा सामान्य नाम देती है। हमारा अगला आर्टिकल है आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में उड़ीसा आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किया है। इसमें नर्सों, फार्मासिस्टों और तकनीशियन होते हैं वो और तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित पैरामेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा सेवाएं बाधित ना हों। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1968 में अधिनियमित भारत संसद का एक अधिनियम है जो अगर बाधित होता है तो लोगों के दैनिक जीवन पर नुकसान पहुंचेगा। इसे हड़ताली कर्मचारियों को कुछ आवश्यक सेवाओं में काम करने के लिए इनकार से रोकने के लिए लागू किया जाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे काम है जिसमें हड़ताल भी चल रही है तो भी वो काम करने पड़ेंगे कर्मचारियों को। इसमें कर्मचारियों पर ना आने के बहाने के रूप में बंद या कर्फ्यू का हवाला नहीं दे सकते। और कौन सी सेवाएं हैं इस श्रेणी में आती हैं? तो ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो हड़ताल और जो कर्फ्यू लगा होगा तब भी चलेंगी? इसमें सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएं आवश्यक हैं। पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, इस्पात या उर्वरक के उत्पादन या वितरण में शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवाएं ESM के अधीन हो सकती हैं। ये कानून संचार और परिवहन सेवाओं और खाद्यान्न के अधिग्रहण और वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है। राज्य सरकारें तो इसमें अकेले कार्य करते हुए अन्य राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपने संबंधित अधिनियम लागू कर सकती है। प्रत्येक राज्य का अपना ESMA होता है जिसके प्रावधान संघीय कानून से थोड़े भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप यदि हड़ताल की प्रकृति केवल एक से अधिक राज्यों को परेशान करती है तो ये राज्य इसकी पहल कर सकते हैं। अधिनियम राज्यों को ESMA लागू करने के लिए आवश्यक सेवाओं को चुनने की भी अनुमति देता है।
राष्ट्रव्यापी रुकावट में विशेष रूप से रेलवे से संबंधित केंद्र सरकार ESMA को सक्रिय कर सकती है। इसमें कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें जो लोग हड़ताल शुरू करते हैं और जो लोग उसे उकसाते हैं उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे और उनकी मतलब वो बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। ESMA लागू होने के बाद हड़ताल अवैध हो जाती है और इसलिए कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। किसी भी पुलिस अधिकारी को हड़ताल करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की भी अधिकार होता है। हड़ताल में भाग लेने वाले या उकसाने वाले व्यक्तियों को कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये जुर्माना दोनों से मतलब या तो सजा और जुर्माना दोनों से भी इसको दंडित किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है हट्टी समुदाय के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय का एक संगठन समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले कानून को लागू करने की मांग को जोर देने के लिए 16 दिसंबर को एक विरोध मार्च आयोजित करेगा। हट्टी समुदाय के बारे में देख लेते हैं। तो ये हट्टी एकजुट समुदाय है जिसका नाम छोटे शहरों के हाट के नामक बाजारों के घरेलू फसल, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने वाले पारंपरिक व्यवसायों से लिया गया है। हट्टी पुरुष पारंपरिक रूप से औपचारिक अवसरों पर एक विशिष्ट सफ़ेद टोपी पहनते हैं। इनकी आवासीय भूमि यमुना के दोनों सहायक नदियों गिरी और टोंस नदियों के बेसिन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा तक फैली हुई है। ये टोंस 2 राज्यों के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। इसमें हिमाचल प्रदेश में ट्रांस गिरी क्षेत्र और उत्तराखंड के जौनसार बाबर में रहने वाले हट्टी लोग कभी सिरमौर के शहरी राज्यों का हिस्सा थे। जौनसार बाबर पर अंग्रेजों ने 1814 में कब्जा कर लिया था। ट्रांसगिरी और जौनसार बाबर में 2 हट्टी कुलों की परंपराएं समान हैं। इसमें अंतर्विवाह सामान्य है। ये कुंबली नामक एक पारंपरिक परिषद पर शासित होते हैं जो सामुदायिक मामलों का निर्णय लेती है। 2011 की जनगणना के अनुसार समुदायों के सदस्यों की संख्या 2.5 लाख थी, लेकिन वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 3 लाख होने का अनुमान है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री से राज्य के उच्च शिक्षा के लिए PM ऊषा योजना लागू करने का आग्रह किया है। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान इसे राज्य स्तर पर शिक्षा के में नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 300 से अधिक राज्य विद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों का साथ उसके काम करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य में नए शैक्षणिक संस्थान बनाना, मौजूदा जो विस्तार हैं मतलब संस्थान उनका विस्तार करना और उनकी उन्नयन मतलब देखभाल अच्छे से करना और उनको इनोवेशन करना आज शामिल हैं। ऐसे संस्थान विकसित करना जो गुणवत्ता शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हों, पेशेवर रूप से प्रबंधित हों और उसमें अनुसंधान के प्रति अधिक झुकाव भी हो। तो इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? इसका उद्देश्य जो पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों की रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता है। केंद्रीय वित्त पोषण मानदंडों पर आधारित है और इसके परिणाम उस पर निर्भर करता है। जो केंद्रीय वित्त पोषण है उनके मानदंडों पर आधारित है और उनके परिणाम जो भी होते हैं, जैसा जो वर्क कर रहा होता है तो उसके परिणामों पर भी निर्भर इसका फंड होता है। चिन्हित संस्थान तब तक पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्रालय से राज्य जो सरकारें होती हैं और केंद्र सरकार प्रदेशों के माध्यम से धन प्रवाहित होता है। राज्य को वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य की रणनीति को सूचीबद्ध करेगा। PMUSHA रोजगार योग्य और प्रतिस्पर्धी स्नातकोत्तर और PhD तैयार करने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार पर अधिक जोर देता है। ये कार्यक्रम राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों पर केंद्रित है, जो प्रदेश भर में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करता है। हमारा अगला आर्टिकल है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो ये है हमारे भारत का मैप और यहाँ पे भारत में यहाँ पे है मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश राज्य में स्पॉटेड रेड कलर से नर्मदापुरम है और यहीं इसी में है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
एक प्रमुख पुरातत्विक खोज में अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन विभाग ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 10,000 साल पुरानी एक रॉक बेंडिंग मिली है, इसमें तभी चर्चा में है ये। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जो जिला है उसका वहीं स्थित है और मध्य भारतीय परिदृश्य की सतपुड़ा पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसका जिले का नाम नर्मदापुरम है। सतपुड़ा इसका मूल अर्थ होता है 7 मोड़। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक जल क्षेत्र भी बनाता है और इसका आकार त्रिकोणीय है। ये भारत के दक्कन में भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है और ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। ये अभ्यारण्य बड़े पैमाने पर साल और सागौन के पेड़ के बड़े अनुपात में वाले मिश्रित वनों से बना है। ये मिश्रित वनों में जामुन, बहेड़ा, पलास, महुआ, साजा, बीजा और तेंदू, अर्जुन, सेमल, सलाई, कुसुम, अचार आदि वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालयी क्षेत्र की 26 प्रजातियां और नीलगिरी क्षेत्र की 42 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को पश्चिमी घाट के उत्तरी छोर के रूप में भी जाना जाता है। जीव जंतुओं में यहाँ पर तेंदुए, चित्तीदार हिरण, सांबर, भौंकने वाले हिरण, चौसिंगा, भारतीय गौर, नीला बैल और जंगली बिल्लियों के साथ साथ यहाँ पर शिकारी पक्षी, सरीसृप, मछली भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, तो भी यहाँ देख लेते हैं। अभी बाला चतुर्दशी के हिंदू त्यौहार के कारण पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास मांस, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और खपत प्रतिबंधित कर दी गई है। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये एक हिंदू मंदिर है जो शिव के एक रूप पशुपति को समर्पित है। ये नेपाल के काठमांडू के पूर्वी बाहरी इलाके में बागमती नदी के तट पर स्थित है और इसे 1979 यानी 1979 में मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया जा चुका है इसको। इस मंदिर की विशेषताएं क्या है? तो पशुपतिनाथ मंदिर ये 518 मंदिर, भवन और संरचनाएं इसमें शामिल हैं। मुख्य मंदिर को नेपाली पैगोडा शैली में डिजाइन किया गया है जिसमें एक स्तरीय छत और चबूतरा है। ये सोने की परती वाली छत वाले 2 स्तरीय संरचना है और इस मंदिर में 2 आंतरिक कमरे हैं जहां पशुपतिनाथ की मूर्ति रखी गई है। यह एक घनीय संरचना है जिसके 4 मुख्य दरवाजे हैं और सभी चांदी की चादरों से ढके हुए हैं। मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक सजावट में एक शिव के बैल नंदी की विशाल स्वर्णिम प्रतिमा है। अब देखते हैं पैगोडा क्या होता है। तो पैगोडा ये पत्थर, ईंट या लकड़ी से बनी एक मीनार जैसी बहुमंजिला या ठोस या खोखली संरचना है जो आमतौर बौद्ध मंदिर परिसर में उससे जुड़ी होती है, जो चीन, जापान, कोरिया, नेपाल, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में भी पाई जाती है। मतलब पैगोडा संरचना स्तूप से ली गई है जो एक अर्धगोलाकार गुंबददार स्मारक है जिसका निर्माण सबसे पहले प्राचीन भारत में किया गया था। पैगोडा का निर्माण एक केंद्रीय पीढ़ी के चारों ओर किया जाता है और इसके कई रूप हो सकते हैं जो एक विशालकाय में 3 खंड होते हैं। उसके आधार पर इसके शरीर और एक शीर्ष को अक्सर एक लघु शिवालय के रूप में भी देखा जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है, अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कई विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय किए हैं उसमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, तो उसमें देख लेते हैं। तो कुछ विशेष श्रेणियों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा को बढ़ाया गया है, आरबीआई द्वारा भी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया है। फेरबदल, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूपीआई के भुगतान करने के अधिकतम सीमा को प्रति भुगतान 1 लाख रुपए से बढ़ाकर, पहले 1 लाख थी, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। यूपीआई से प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। हालांकि पूंजी बाजार, कनेक्शन, क्रेडिट कार्ड या भुगतान ऋण, पुनर्भुगतान बाय ईएमआई, बीमा जैसी कुछ श्रेणियों के लिए ये प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए थी, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। यूपीआई के बारे में देख लेते हैं। तो यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है। लेन देन की सुरक्षा के लिए यूपीआई में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में 40% से अधिक डिजिटल लेन देन यूपीआई के माध्यम से किए जाते हैं। हाल ही में भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका के साथ यूपीआई भुगतान प्रणाली के उपयोग को लेकर समझौता किया है। अब देख लेते हैं फिनटेक रिपॉजिटरी की स्थापना।
तो इस रिपोजिटरी का संचालन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024 में या उससे पहले शुरू किया गया था। ऋण संबंधी कुछ सेवाएं में के वेब एग्रीगेशन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क, ये ऋण सेवा प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन में पारदर्शिता को बढ़ाएगा। WALP एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और इस पर विविध ऋण दाताओं के लोन ऑफर उपलब्ध होते हैं। इसे कर्ज चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही जगह पर विविध ऋण दाताओं के ऋण प्रस्ताव उपलब्ध होते हैं, जो ग्राहक इसमें आसान शर्तों वाले बेहतर ऋण प्रस्ताव को चुन सकते हैं। इससे ऋण लेने में आसानी होगी। हमारा अगला आर्टिकल है अग्नि-1 के बारे में। अभी उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-1 का ट्रेनिंग लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया है। अग्नि-1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये अति उच्च सटीकता वाली मिसाइल प्रणाली है। इसमें इसकी रेंज क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है और ये परमाणु सक्षम व सड़क से परिवहन योग्य मिसाइल है। यह पहली बार 2007 में तैनात इसको किया गया था। अग्नि-1 से अग्नि-5 तक की मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। हमारा अगला आर्टिकल है टोडोरैफस कुकुलेटस के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी आनुवांशिकीविद और संरक्षणवादियों ने 17वीं सदी के अंत में विलुप्त हो चुके टोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो टोडो पक्षी के बारे में देख लेते हैं। ये पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होता है, मतलब भारी होने के कारण ये उड़ नहीं पाता है और ये मॉरिशस द्वीप के स्थानीय प्रजाति है, मतलब मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस में के हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है मॉरिशस, और ये टोडो कबूतरों की कुल संबंधित पक्षी है। टोडो का निकटतम जीवित संबंधी निकोबार कबूतर है, मतलब उनका जो प्रजाति का है वो निकोबार कबूतर है, उनसे संबंधित जो भी है जनजाति उससे। टोडो की विलुप्ति के कारण क्या थे? तो इसमें वनों की व्यापक कटाई, शिकार उनका, जो डच लोग आए थे उनने इस द्वीप पर लाए गए जीवों द्वारा टोडो के घोंसलों को नष्ट कर देना, जैसे जो भी प्रवासी पक्षी लाए उनसे उसके घोंसले नष्ट कर दिए, इसलिए ये खत्म हो गए। हमारा अगला आर्टिकल है टेबल टॉप अभ्यास के बारे में। तो अभी भारतीय सेना ने आसियान देशों की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। आसियान से आशय ये है कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है और यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा किए जा रहे अभियानों का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र का उद्देश्य शांति स्थापना मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करना और इसे फील्ड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। CUNP के शांति स्थापना अभियानों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली भारतीय सेना एक प्रमुख संस्था है। हमारा अगला आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। तो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 लॉन्च कर दिया गया है। तो इसमें वैश्विक CCPI 2023 में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है और अब अपनी रैंकिंग में सुधार भी किया है। जो पिछले साल सूचकांक में भारत का 8वां था, तो एक पायदान सुधार किया है। CCPI के बारे में देख लेते हैं। तो इसे जर्मन वाच नामक एक संस्था जारी करती है। CCPI जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी साधन है। ये निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसका कुल स्कोर 40% है। नवीकरणीय ऊर्जा का 20%, ऊर्जा उपयोग 20% तथा जलवायु नीति का परसेंटेज 20 है। इस वर्ष में CCPI में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। जर्मन वाच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी करता है। हमारा अगला आर्टिकल है ग्रीन राइजिंग पहल के बारे में। तो अभी जनरेशन अनलिमिटेड यानी यूनिसेफ ने भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो युवाओं को नेतृत्व करने वाले जलवायु कार्रवाइयों और समाधानों को सशक्त बनाना है। इसे दुबई केयर्स यानी ये एक परोपकारी संगठन है, इसके द्वारा आयोजित REWIRED समिट में लॉन्च किया गया है। COP28 में संपन्न रिवीड समिट शिक्षा और जलवायु पर पहला वैश्विक सम्मेलन है। ये जनरेशन अनलिमिटेड की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा की गई थी। यह एक वैश्विक
सार्वजनिक निजी युवा भागीदारी है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर नवीन समाधानों का सह निर्माण और उनका वितरण करना है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम के बारे में। तो अभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत दक्षिण कोरिया मतलब EODES लॉन्च किया है। EODES भारत दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। EODES ये सुविधा CEPA के तहत व्यापक और उसकी की गई वस्तुओं के लिए दोनों देशों में सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच मूल जानकारी इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के जरिए प्रदान करेगा। इन दोनों देशों के बीच अधिमान्य व्यापार को भी एक नई गति मिलेगी इससे। हमारा अगला आर्टिकल है कंबाला कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो कंबाला कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य ये इसकी सीमा ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन यानी सेंटर का उद्घाटन करेगा। KBS के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी अवस्थिति ये विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, इसके बाहरी इलाके में स्थित है। यहाँ पर वन तो ये यहाँ पर शुष्क सदाबहार वन, झाड़ीदार वन, घास के मैदान मिलते हैं और ये खाड़ी ढलानों वाले पहाड़ों से युक्त एक पहाड़ी इलाका है। जीव जंतुओं में यहाँ पर स्तनधारी जैसे तेंदुआ, पारिस्थितिकी की स्थिति के संकेतक प्रजाति है ये, और भौंकने वाला हिरण, सियार आदि पाए जाते हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर पूर्वी घाट में पाई जाने वाली विविध वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि बुश प्लम ट्री, जंगल बेरी, बंच इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।